Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to study general exceptions. General exception is defined between section 76 to 106. As we know that when someone do any offense or do any act which is against the law, then the defense part they go for the जनरल एक्सेप्शन फॉर देयर रिमेडी. ओके, तो जनरल एक्सेप्शन होता क्या है? होता यह है कि कोई भी अगर ऑफेंस करता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए आईपीसी में प्रोविजन दिया गया है 76 से 106 सेक्शन के बीच में, जो इसके डिफेंस लेते हैं. बर्डन ऑफ प्रूफ होता है डिफेंस के पास, जो कि सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है. ओके, आते हैं आगे. जनरल एक्सेप्शन होता क्या है? बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए जनरल एक्सेप्शन लिया जाता है. जो ऑफेंस कमिट करता है वो अपने आप को बचाता है, जनरल एक्सेप्शन को लेकर आते हैं. चैप्टर 4 आईपीसी कवर करता है जनरल एक्सेप्शन को. चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी कवर जनरल एक्सेप्शंस, सेक्शन 76 टू 106. सो एन एक्ट और ओमिशन ऑफ एन अक्यूज्ड इवन दो प्राइमा फेसी फॉल्स विद इन द टर्म ऑफ द सेक्शन डिफाइनिंग एन ऑफेंस और प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट बट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ इट इज कवर्ड बाय एनी और एक्सेप्शन गिवन इन चैप्टर 4. Okay, general exceptions can be classified into two categories. First one is excusable and second one is justifiable. Okay, excusable, what is excusable? क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में होता क्या है कि अपने आप को बचाते हैं, तो इसके अंदर जो जैसे जिस कारण से हम अपने आप को बचाते हैं वो चाहे तो एक्सक्यूजेबल कैटेगरी में होगा या फिर जस्टिफाइबल कैटेगरी में होगा. एक्सक्यूजेबल मतलब होता है जैसे कि दैट यू कैन फॉरगिव, जिसे क्षमा करने योग्य होता है, जिसको हम माफ कर देते हैं. कोई ऐसा एक्ट होता है जो एक्सक्यूजेबल है लॉ में, जैसे कि द एक्सक्यूजेबल कैटेगरी, द लॉ एक्सक्यूजेस सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन इवन दो देयर एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस. ऑफेंस होता है, फिर उसके बावजूद भी वी प्रोटेक्ट देम. एक्ट्स ऑफ इन्फेंट्स, कोई बच्चा अगर कोई करता है, इंसेन पागलपंती से अगर कोई करता है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन अगर कोई क्राइम करता है, तो उस एक्ट में हम उसको बचाते हैं. And the acts done under mistake of fact or by accident falls under this category. तो आप समझ गए excusable category क्या होता है, जिसमें that you can forgive, क्षमा करने योग्य होता है. Means in excusable category where that you can forgive the act which is committed by the offender. Okay. In justifiable category क्या होता है? Justifiable category means that you can accept because there is a good reason for it. कोई उद्देश्य होता है, ऐसा रीजन होता है, कारण होता है जिसके वजह से हम उसको छोड़ देते हैं. तो इसमें दो कैटेगरी होगा, एक्सक्यूजेबल, जस्टिफाइबल. जस्टिफाइबल कैटेगरी, द एक्ट्स कमिटेड दो आर ऑफेंसेस बट आर जस्टिफाइबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड हेंस एग्जम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द आईपीसी. जैसे यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे जुडिशियल एक्ट. कोई जुडिशियल एक्ट के दौरान कोई भी जज अगर कुछ सुनाता है सजा, तो जस्टिफाइबल बाय लॉ होता है. ओके, अगर कोई सजा सुनाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने मर्डर का सजा सुनाया, उसने रेप का सजा सुनाया, तो ये सारे सजा, अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट सुनाया, डेथ पेनल्टी सुनाया, तो इसके ऊपर जस्टिफाइबल है. ओके, जस्टिफाइबल है दैट यू कैन एक्सेप्ट because there is a good reason for it. Okay, so act done out of necessity under duress with consent, it causing slight harm, trivial incidents or acts done in private defense of the body or property, ये सारे justifiable होते हैं. जैसे ये सारे justifiable होते हैं. आगे आते हैं. Section 105 of Indian Evidence Act 1872 places the burden of proof on the accused to prove that the cause falls within one of the general exceptions. It provides that the court shall presume the absence of such circumstances which may bring the accused within the exception set out in chapter 4 of the IPC. It calls upon the accused to show that the circumstances bringing the case within the exceptions are present, as the court cannot suo motu presume the existence of the circumstances. According to Indian Evidence Act 1872, where in section 105 it has been clearly said that the accused will have to prove that his offense or his act falls under the general exceptions or under the defenses. Okay. Further, section 103 of Indian Evidence Act provides that when a person wishes the court to believe in the existence of any particular fact, the burden of proof lies on the person who desires the court to believe in it, unless the law specifically provides that the burden lies on any other particular person. So, general exception to the criminal liability, a standard of proof. So, the burden of proof lies on the accused to prove that he is entitled to any of the general exceptions of the criminal liability. As to the standard of the proof, the Supreme Court has settled the question that the accused may discharge the burden of proof by the preponderance of probability. Means that the burden of proof is general exception is not as the onerous as a prosecution of Uttar Pradesh. So, the Supreme Court observed that the accused may raise a plea of exception either by pleading the same specifically or by relying on the probabilities and circumstances obtaining in the case. He may adduce the evidence in support of
his plea directly or rely on the prosecution core, or he can indirectly introduce such circumstances by way of cross-examination and also rely on the probabilities and other circumstances. The initial presumption against the accused regarding the non-existence of the circumstances in favor of his plea gets displaced, and on an examination of the material, if reasonable doubt arises, the benefit of it should go to the accused. So come to the next. So mistake of fact. फर्स्ट सेक्शन इज 76 एंड 79 दोनों साथ में ही पढ़ेंगे. मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है. टॉक्स अबाउट द मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होता क्या है? इग्नोरेंटिया फैक्टी एग्जॉस्ट, ये एक लैटिन टर्म है, ये मैक्सिम है जिसमें बताता है इग्नोरेंस मतलब एन एक्ट बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ. करने का मतलब है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है, चाहे तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कर रहा है वो, हाँ, तो नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन अ गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ. अगर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कोई क्राइम करता है तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. जैसे a soldier fires on a mob. A soldier fires on a mob by the order of his superior officer. By the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. Okay, A एक सोल्जर है, फायर कर रहा है मॉब पे, सुपीरियर ऑफिसर की ऑर्डर से A मॉब पे फायर कर रहा. कंफर्मिटी तो उसे मिल गई फायर करने की, तो ए ने कमिट किया है, कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है. अगर वो ए सोल्जर जो है वो मॉब पे अटैक करता है, उस पे कुछ लोगों की मौत हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेबल में फॉल करेगा, क्योंकि दैट यू कैन फॉरगिव. आप बाउंड हो लॉ के द्वारा. ठीक है. Like example, A, an officer of a court of justice, being ordered by that court to arrest Y, and after due inquiry, believing Z to be Y, arrested Z. A has committed no offense. That clear. 79. Act done by a person justified. Act done by a person justified or by a mistake of fact believing himself justified by law. अभी justified by law में बताया था हम लोगों ने कि यहाँ पे हमने कहा था कि that you can accept because there is a good reason for, कोई कारण होता है तभी आपने ऐसा किया है, क्योंकि उसके ऊपर कोई, उसके पीछे कोई कारण होता है. There is a reason behind that. So the act done by a person justified or mistake of fact believing himself justified by law, nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by the reason of a mistake of fact and not by the reason of a mistake of law in a good faith believes himself to be justified by law in doing. A sees Z commit what appears to A to be a murder. Okay. A in the exercise to the best of his judgment exerted in the good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murders in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. Okay. So mistake of fact. The expression mistake of fact is a common both section 76 as well as 79 IPC as per the Ratan Lal and Dheeraj law of crimes. Mistake is not mere forgetfulness. It is a slip made not by design but may mischance. Mistake as a term. So the mistake of fact के बारे में समझ गया. ये कट कर देते हैं. So here, so mistake of fact can take following two forms: mistake as a true identities or mistake in a sensory perception as a temporary distortion. तो mistake of fact समझ में आ गया. मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाई एक्सक्यूज, क्यों एक्सक्यूज किया जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट? क्योंकि हमने बोला था एक एक्सक्यूजेबल कैटेगरी होता है, एक जस्टिफाइबल कैटेगरी होता है. एक्सक्यूजेबल कैटेगरी दैट यू कैन फॉरगिव एंड जस्टिफाइबल कैटेगरी दैट यू कैन एक्सेप्ट बिकॉज देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट. एक्सक्यूजेबल में होता है कि कोई एक्सक्यूज है, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी एक एक्सक्यूज हो गया. तो द क्रिमिनल इंटेंशन बीइंग द एसेंस ऑफ अ क्राइम, इफ द इंटेंशन इज डिपेंडेंट ऑन द नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट एंड वांट ऑफ द सच नॉलेज इज नॉट द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस, देन द एक्ट विल नॉट be considered as a criminal act. So so the mistake of law were not excused. Blackstone argued that a man's ignorance of law cannot be excused because he is bound to know. Austin gave two reasons in support of the argument as to why ignorance of law is not excused. Ignorance of law is not excused. Mistake of fact is excused. अगर किसी सुपीरियर अथॉरिटी की ऑर्डर है और जो वहां पे मॉब के आसपास जो पुलिस है उन्हें सुपीरियर अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है कि वो अटैक करे उन पे ताकि वहां से भीड़ खत्म हो सके, तो ये उस सुपीरियर अथॉरिटी की ऑर्डर है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया. उसकी ऑर्डर वो बाध्य है मानने को, वो बाउंड है मानने को, तो वो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जाएगा. अगर मिस्टेक ऑफ लॉ अगर कर रहे हो तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज्ड. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज एम एच जॉर्ज, द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय द आरबीआई. सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि ये आरबीआई की नोटिफिकेशन आई थी इस केस में कि on November 24th, 1962, imposing restriction on the transit of gold to a place outside the territory of India. उसने आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन जारी करके आरबीआई ने ये कहा था 24th 1962 को कि हमारे यहाँ से गोल्ड की जो ट्रांसिट होगी वो बिल्कुल तरह से ब्लॉक है, नहीं हो सकती हमारे यहाँ से इंडिया से, और इंडियन टेरिटरी के आउटसाइड कोई भी गोल्ड परमिट नहीं किया जा सकता, कोई ले नहीं जा सकता. एंड हेल्ड अक्यूज्ड
और जिसने भी ले गया उसको अक्यूज ठहराया एक फ्रेंच नेशनल हु लेफ्ट जूरिस ऑन हिज वे टू मनीला नवंबर 27 1962 लाइवर फॉर वायलेटिंग द सेड नोटिफिकेशन व्हेन हिज प्लेन लैंडेड, क्योंकि इसकी जूरिस से मनीला इसको जाना था, इसकी फ्लाइट जो जा रही थी, जो बीच में भारत आ जाता है तो इसकी फ्लाइट इसकी जो प्लेन होती है लैंड होती है कहाँ पे, बॉम्बे में जैसे ही इसकी प्लेन लैंड होती है तो लाइवर ठहराया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से गोल्ड की ट्रांसिट परमिट नहीं है। तो ये लॉ ऑफ लैंड है और ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आएगा और इसको पता नहीं था, बिल्कुल जानकारी ही नहीं था और ऊपर से जो ऑर्डर आया था तो उसको मानना बाध्य है। एक्ट डन अंडर द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी, एवरी एक्ट डन अंडर द ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर अथॉरिटीज इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन वेयर द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी आर इलीगल। जो सुपीरियर अथॉरिटी का ऑर्डर होता है अगर इलीगल है, इट विल नॉट सेव द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फ्रॉम लायबिलिटी वेयर अ पुलिस कांस्टेबल शूट एंड किल अनदर अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी बिकॉज द ऑर्डर वाज ऑब्वियसली इलीगल एंड ही वाज अवेयर ऑफ द इलीगलिटी ऑफ ऑर्डर। देखिए जो सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, the order which is given by the superior authority, that should be mentionable, but at some extent if you are doing illegal act, if you are doing if you are doing by any illegal act, then that is एक केस से समझते हैं, एक केस है यहाँ पे in a state of West Bengal versus Siu Mangal Singh. The case of prosecution was that deceased and his brother were shot dead by the police at the point blank range and brutally murdered. According to the defense version, defense में कौन था? पुलिस था। पुलिस ने ये कहा the accused police officer were on patrol when they were attacked by mob. पुलिस ऑफिसर के साइड से ये जवाब आता है कि जो डिसीज ब्रदर और उसकी जो मौत हुई है उस समय वक्त हुई थी जब हम अपने पेट्रोलिंग टीम हम लोग साथ में जा रहे थे और उस वक्त ही उन पे हमला हो गया मॉब के द्वारा। व्हेन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वाज इंजर्ड, जब असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के जो थे जब वो इंजर्ड हो गए उस मॉब में, वायलेंस में, मींस द असिस्टेंट ऑफ पुलिस वाज इंजर्ड इन द मॉब, द वायलेंस, सो द ऑर्डर वर गिवन बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द पुलिस, सो द ऑर्डर वाज गिवन बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द पुलिस टू ओपन फायर। The accused constable were bound by law to obey the orders. Because the order of superior officer is bound by law, so they obey the order. Both the Calcutta High Court and the Supreme Court held that the situation warranted and justified the order to open fire, and hence the accused were entitled to protection under Section 76. बिकॉज अब उनको जो ऑर्डर दिया गया था उसी ऑर्डर को सुनकर उन्होंने उस पर उसको मारा, तो क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटी की ऑर्डर थी। तो स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस शिव मंगल सी इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। जस्टिफाइड बाय लॉ पे आते हैं। जस्टिफाइड बाय लॉ 79 सेक्शन 76 और 79 साथ में पढ़ेंगे क्योंकि एक में है एक में मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताता है, एक में जस्टिफाइड बाय लॉ होता है, इसमें जस्टिफाइड बाय लॉ की बात की गई। सो सेक्शन 79 प्रोटेक्ट्स एक्ट्स which are justified by law or are bona fide believed by mistake of fact to be justified by law. It exonerates the doer because of his bona fide belief, although mistaken that eliminates his culpability. It comes into play only when there is a real or supposed legal notification from the person in doing the act complained of and that the sum was done with an intention of advancing the law to the best of his judgment exerted by in good faith. Though the act wholly justified by law does not amount to offense at all view provision 629. So have the state of Andhra Pradesh versus Venugopal हम केस लॉ से समझेंगे क्योंकि जस्टिफाइड बाय लॉ करने का मतलब है कि डेट यू कैन एक्सेप्ट बिकॉज देयर इज अ गुड रीजन। सो इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेणुगोपाल द अक्यूज्ड वर ऑल पुलिसमैन। दे अरेस्टेड अ पर्सन ऑन अ सस्पिशन दैट ही हैड रिसीव्ड सम स्टोलन प्रॉपर्टी। उसे इस संदेह पे गिरफ्तार किया जाता है कि उन्होंने कुछ चुराए गए सामान को उन्होंने रखा है and was involved in house breaking. 3 days later the arrested person was found dead. जिस व्यक्ति को उन्होंने अरेस्ट करके रखा वो कुछ दिनों के बाद उन्हें मृत पाया गया, मीन्स फाउंड डेड विथ नंबर ऑफ इंजरीज। उनके शरीर पे बहुत सारे इंजरीज थे और द अक्यूज्ड वर चार्ज विथ ऑफेंस अंडर सेक्शन 348, 330, 31, 201 ऑफ आईपीसी। जो अक्यूज थे इस ऑफेंस उनको चार्ज किया गया, ये सेक्शन ये धारा लगाया गया आईपीसी का, मतलब चार्ज विद ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 348, 331 एंड 201 ऑफ आईपीसी। सो द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द अक्यूज ऑन अपील। कन्विक्टेड कर दिया अक्यूज को ट्रायल कोर्ट, पर ट्रायल कोर्ट के बाद वो जो अपील जाता है हाई कोर्ट में। सो द हाई कोर्ट बिलीविंग दैट वट एवर द पुलिस ऑफिसर डज इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम इज जस्टिफाइड। पुलिस ऑफिसर ने अपने साइड से जो भी चीज वट एवर दे हैव डन दे डन इन अ जस्टिफाइड वे। सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के साइड से ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास किया गया। द स्टेट preferred an appeal to the Supreme Court. The Supreme Court held that the act of beating or confining or sending away an injured person had no relation to the process of investigation. क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। सो इट रिवर्स द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड कन्विक्टेड ऑल द अक्यूज्ड। ये जजमेंट को रिवर्स किया और सबको कन्विक्टेड कर दिया गया क्योंकि ये जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं थी।
गुड फेथ यहाँ पे क्यों बताया गया है? वन ऑफ द एसेंशियल ingredients required for an accused to get the protection of section 76 and 79 is that the action must be done in good faith. Section 52 IPC defines the term good faith. देखो ये जो हमने बोला था कि एक्सक्यूजेबल है, जस्टिफाइबल है, ये जो 76 और 79 में बताया गया है, ये सारे गुड फेथ में किए जाएंगे तभी सही है। अगर आपको सुपीरियर ऑथोरिटी से पावर मिला है, और उस पावर को आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर गुड फेथ में नहीं है, इन अ बैड फेथ है, मालाफाइड इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, तब आप उसके लिए फंस जाओगे। सो गुड फेथ सेक्शन 52 आईपीसी में बताया गया, और जितने भी एक्ट हैं, चाहे तो एक्सक्यूजेबल है और या जस्टिफाइबल है, ये सारे गुड फेथ में रिलेशन बता रहा है, इसीलिए मैं रिलेशन समझा रहा हूँ, रिलेशन बता रहा है यहाँ पे, गुड फेथ उसके लिए है। बाकी आप इसको पढ़ लेना खुद से ही। जुडिशियल एक्ट्स होता क्या है? जुडिशियल एक्ट्स जो कि जस्टिफाइबल है, और जस्टिफाइबल क्या होता है? दैट यू कैन एक्सेप्ट बिकॉज देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट। सीधे समझा दूंगा मैं यहाँ पे। सेक्शन 77 में बताया गया, एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर व्हिच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन बाय हिम। सपोज दैट ए इज अ जज given any judgment, that judgment given in a good faith, so that judgment is justifiable, that you can accept because there is a good reason for it, because judge is sitting on his chair for providing judgment, to giving judgment. Okay, so they are bound by law, they justify, and if judge give anybody punishment of death or punishment of life imprisonment, so that doesn't mean he is going to commit crime. Judge is bound by law, so judicial act is justifiable. Section 78, act done in a pursuant to the judgment or order of a court, nothing which is done by the pursuance or the warranted by the judgment or order of a court justice, if it doesn't result the judgment or order remains force, if the offence is not notwithstanding or the court may have had a jurisdiction to pass the judgment, or provided the person doing the act in a good faith believes that the court has such jurisdiction. Okay. जज कोई सजा सुनाता है तो उसके लिए वो उसको लाइबल ठहराया नहीं जाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुड फेथ में उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उसको ये परमिट करता है, आईपीसी सीआरपीसी परमिट कर रहा है उसको। अगर क्रिमिनल लॉ में अगर देखा जाए, कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसको अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी प्रोसीडिंग चलती है, और आईपीसी में जो डिफाइन है उसके अनुसार उसको सजा मिलती है। इसके लिए जज जिम्मेवार नहीं है। आते हैं इन राम प्रताप शर्मा वर्सेस दयानंद, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और ये जस्टिफाइबल के कैटेगरी में फॉल करेगा। और ये जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे सेक्शन 77 और 78 जो जुडिशियल एक्ट की बात करता है, तो जुडिशियल एक्ट में ये पढ़ा जाएगा। सो इन राम प्रताप शर्मा वर्सेस दयानंद, अ जज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विजिटेड अ सेशन कोर्ट एंड ऑल्सो मेट अ मेंबर्स ऑफ अ बार। व्हाइल एड्रेसिंग द मेंबर्स ऑफ द बार ही क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ओपनली अटैक्ड द गवर्नमेंट इन इट्स पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। द मेंबर्स ऑफ द बार रोट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर and the Chief Justice of India, Prime Minister and Chief Justice of India, stating that the action of the judge was not like a judge, but like a politician, expressed their regret over it and urged the government to take the appropriate action in this regard. Competent notice was issued by a Punjab and Haryana High Court against the signatories to the letter. On appeal, the Supreme Court held that if any judge addressed on a political problems on controversies, the judge exposed himself to discussion by public. The judge in sense case cannot take shelter behind this office. The judge in such a case cannot take shelter behind his office. It is no part of his duty of a judge, nor is it a duty in the discharge of office of a judge to go and address a meeting on a political matters. Since the view expressed in such meeting are his personal opinion, the protective umbrella of the court cannot used by way of bringing charges or contempt of proceeding dropped. यहाँ पे कहा क्या गया है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने विजिट किया था, एक जो मीटिंग चल रही थी बार की, वहाँ की जो मेंबर्स ऑफ बार की मीटिंग चल रही थी, वहाँ उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने पूरे तरीके से गवर्नमेंट को लताड़ा। मीन्स दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ओपनली अटैक टू द गवर्नमेंट, एंड सो दैट इज लाइक अ जज इज नॉट एक्टिंग लाइक अ जज. So the bar wrote a letter to the Prime Minister and the Chief Justice of India stating that judge is not acting like a judge. जज की तरह नहीं कर रहा काम, ये तो एक पॉलिटिशियन की तरह बोल रहा. So the Punjab हरियाणा कोर्ट अगेंस्ट द सिग्नेटरी टू द लेटर अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि
The judge exposed himself to the discussion by public, so the judge in such a case cannot take a shelter behind his office. अगर वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये अपने डेकोरम के अगेंस्ट जा रहा है. तो उसमें ये कहा कि सिंस द व्यूज एक्सप्रेस द सच मीटिंग आर पर्सनल ओपिनियन, द प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ऑफ द कोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द वे ऑफ ब्रिंगिंग चार्ज ऑफ द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग विद ड्रॉप. कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ड्रॉप कर लिया गया और कहा गया कि ऐसा जज दो ऑफिस कभी नहीं होल्ड कर सकता कि एक बाहर जा रहा है, अपने ऑफिस में बैठते हुए बाहर जा रहा है, पॉलिटिकल ओपिनियन पे वो डिस्कशन कर रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है. दिस इज नॉट गुड. तो ये जस्टिफाइबल नहीं होगा. ठीक है. In Dayasankar versus High Court of Allahabad, a judicial officer was found copying while writing his first semester LLM examination. The Supreme Court held that the conduct of the petitioner was unworthy of the judicial officer. According to the court, judicial officer cannot have two standards. As already has been discussed in previous case, judicial officer cannot have two standards, one in court and another in outside of the court. One in court, another outside the court. So they must have only one standard to restitute honest and integrity. They should follow the decorum. So it upheld the dismissal of the petitioner from the judicial service. Accident and misfortune. The last section of the part 1. आगे 81, 82, 83, 84 ये सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. जनरल एक्सेप्शन के ये पार्ट 1 है. तो सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. अगर कोई एक्सीडेंट कर दिया आपने और लॉफुल एक्ट में, देखो एक्सीडेंट डूइंग ए लॉफुल एक्ट करते वक्त आपने एक्सीडेंट किया तो वो माना जाता है. सेक्शन 80 में बात किया गया एक्सीडेंट और लॉफुल एक्ट दोनों की रिलेशन आप समझिए. एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट. तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर. कोई आप लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, लॉफुल मैनर में कर रहे हैं, कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हैं आप कोई आप लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, लॉफुल मैनर में कर रहे हैं, तो अगर इंटेंशन नॉलेज आपकी नहीं है तो यू आर नॉट लाइबल. सो इलस्ट्रेशन पे आते हैं. ए इज एट वर्क विथ हिज हैचेट. द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय हियर. इफ देयर वाज नो वांट अ प्रॉपर कॉशन ऑन दिस पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस. एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 80 का क्या कहता है? सेक्शन 80 exempts a person from liability if the act is done accidentally by misfortune without any criminal intention or knowledge, and accident occurs while doing a lawful act in lawful manner and by lawful means wherein due care and caution is exercised. यहाँ पे सीधे कह दिया गया है कि द एक्ट मेयर एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून होनी चाहिए. द एक्ट वॉज नॉट accompanied by any criminal intention और नॉलेज होनी चाहिए. इट वॉज आउटकम ऑफ द lawful act done in the lawful manner by lawful means. It was done with proper care and caution. Proper care and caution होनी चाहिए. If either of these elements are wanting, the act will not excuse on the ground of the accident. इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज रंगा स्वामी का केस है. इसमें यह कहा गया द अक्यूज्ड फायर्ड एट द ऑब्जेक्ट ऑफ द 152 फीट. 152 फीट दूर से उसने फायर किया और इसमें हुआ क्या कि वहाँ पे उसे लगा कि कोई हॉरर है, कुछ भूत है या हॉरर है, कुछ ऐसा कुछ दिखा उसे, उसने फायर किया. उसे ये नहीं पता था वहाँ पे इंसान है. जब गोली लग गई तो उसे पता चला कि वहाँ पे इंसान था. अक्यूज ने प्लीड किया कोर्ट में, बोनाफाइड इंप्रेशन गुड फेथ में कहा और कहा कोर्ट में जाके कि जो उसने फायर किया था उसे लगा था वो एक अदृश्य वहाँ पे कुछ है, ऐसा कुछ हॉरर चीज़ है जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे गोली चला दी डर कर. ही सॉ द प्रीवियस डे एट द टाइम ऑफ शूटिंग इट वॉज रेनिंग एंड हिज डिड नॉट एक्सेप्ट. उस समय क्योंकि वर्षा हो रही थी उसे पता नहीं चला, उसे लगा कोई भूत है, उसने चला दिया. सो इट वॉज हेल्ड दैट द एक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ वॉज प्योरली एक्सीडेंट था, गुड फेथ में था. In Greece Salika versus State of Assam, the accused was attacked by his brother in night when he was asleep. जो दोषी था उसने अटैक कर दिया. दोषी जो था अटैक्ड बाय हिज ब्रदर. पहले उसका भाई ने दोषी को मारा. जो अक्यूज है उसको अटैक्ड बाय ब्रदर इन द नाइट. दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी. एक दोषी जो था वो दोषी को अटैक किया गया उसके भाई के द्वारा इन द नाइट व्हेन ही वाज asleep. द ब्रदर अटेम्प्टेड टू स्ट्रैंगुलेट एंड पंच द अक्यूज्ड. उसका भाई अक्यूज को मारना चाहा. दोनों भाई लड़ते रहे, एक दूसरे को रूम में लड़ते रहे और उसके बाद होता क्या है, द अक्यूज गॉट होल्ड ऑफ अ बैम्बो एंड ट्राई टू स्ट्राइक हिज ब्रदर. जो अक्यूज था उसमें से अक्यूज ने बांस की फट्टी उठाई और बाय बैम्बो ट्राई टू स्ट्राइक हिज ब्रदर. ओके, बट सडनली देयर फादर इंटरवेंट एंड बॉम्बो ब्लोज एम्ड एट द ब्रदर. क्योंकि वो बैम्बो जो बांस की फट्टी थी वो एम्ड थी उसके भाई पे. अक्यूज ने उसके भाई पे एम किया था, पर वो बैम्बो स्टिक कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली वो गिर जाता है. उसके पिताजी जो थे द फादर फेल एक्सीडेंटली ऑन द हेड ऑफ द फादर. सो द फादर स्कम्बल्ड टू द इंजरीज एंड डाइड. द गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसको क्या ठहराया कि अक्यूज कमिटेड ऑफेंस इन केस कवर्ड बाय द एक्सेप्शन 80. क्योंकि ये एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून की वजह से हुई है. एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट
कि उसकी गलती नहीं थी। प्रॉपर केयर एंड कॉशन को यहाँ पे बताता है कि द एक्सीडेंटल एक्ट शुड नॉट ओनली बट प्रॉपर केयर एंड कॉशन को यहाँ पे बताता है द एक्सीडेंटल एक्ट शुड नॉट ओनली बाई विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन एंड लॉफुल एक्ट बट द सेड लॉफुल एक्ट शुड ऑल्सो हैव बीन एक्सरसाइज्ड विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशन. What is expected is not the utmost care, but sufficient care that a prudent and reasonable man would consider adequate in the circumstances of the case. So, thank you for today's lecture. ये पार्ट 1 यहाँ पे बताया गया है. पार्ट 2 में आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 81 के बाद. So, thank you so much.